अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हालात हज़रा के ऊपर भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। उनकी मौशी सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को या समाजी नौइयत के मामलात को कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात के ऊपर बात की जाए। अभी कुछ देर पहले भी मैं पैगामात देख रहा था, जो पैगामात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ हवालों से, और वही साल साल जो मसाइल चलते आ रहे हैं उसी के हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल सूरत हाल सबके सामने, बिलखुसूस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं जो पैगामात भेजते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद शहर कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से ही महज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। ताहम ऐसा नहीं है, हमेशा ये बात बताता आया हूँ। लेकिन मसाइल इतने सारे हैं इस वक्त भी, जितने पैगामात मौसूल हो रहे हैं इसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो शहर कराची से मुताल्लिक़ है, और जो इस वक्त सूरत हाल है जिसका गुज़िश्ता रोज़ भी तस्करा हुआ और इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते रहे हैं। ये पानी का मसला हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, भरपूर तरीके से जारी है। और बड़ी अजीब बात है, अभी गुज़िश्ता रोज़ भी देख रहा था एक जगह खड़े होकर जो चीफ़ एग्जेक्टिव यहाँ के हैं सिंध के, मुराद अली शाह साहब, वो ये फरमा रहे थे कि ऐसे मामलात हैं वफाक की तरफ से शायद फ़ंड्स की कमी है, और न जाने इस किस्म की कितनी बातें इससे पहले भी होती रही हैं। यही उज़्र हमेशा से पेश किया जाता है। मामला कुछ ऐसा है कि हमारे माली मामलात से ज़्यादा जो इंतज़ामी मामलात हैं वो ख़तरनाक हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अभी बड़ी अजीब इत्तेफाक है, आज सुबह के वक्त एक ख़बर जो है वो नज़र से गुज़री है। पड़ोसी मुल्क के अंदर किसी शायद कांस्टेबल वगैरह को पकड़ा गया, तो उसके बाद करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हुए हैं और न जाने कितने तोला सोना, और ये सारी खबर मैं देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। सुबह के वक्त चलें इस तरह की भी खबरें जो है वो अच्छी लगती हैं, हल्की फुल्की। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि अगर ये हमारे यहाँ ये सिलसिला सारा, अगर हमारे यहाँ जो माशाल्लाह हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग वो देखते होंगे तो वो भी ये सोचते होंगे कि ये बता कैसा ये शख्स है जो पकड़ा गया, और यहाँ तो बात इससे कहीं बल्कि बहुत आगे जा चुकी है, ताहम उसके बाद भी कोई इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं होता किसी भी इदारे की जानिब से। तो ये होता रहता है। ये तो हमारे यहाँ एक सिस्टम, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका सिस्टम का हिस्सा जो है ये बन चुकी है, इस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है कि अब ऐसा महसूस होता है कि इसको ठीक करना अब किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई शख्स वाक़ईतन चाहे भी इन तमाम मामलात को ठीक करना, तो यकीन कीजिए कि उसके लिए कतई ये आसान नहीं होगा। किसी भी इदारे के अंदर आप जाके चले जाएं, सिंध के अंदर बिलखुसूस आप जाके देखें। मैं इसलिए यहाँ की बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ के मामलात शब रोज़ देखता हूँ। दीगर जगह भी कोई बहुत बेहतर सूरत हाल नहीं है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल जिसका हमें सामना है, वो जब हम देखते हैं, बदतरीन करप्शन हमें इदारों के अंदर मिलती है। और ये जो आलमी इदारे हैं जब इसका तज्ज़िया करते हैं, जब इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं, तो बड़ी अजीब बात है कि हम हमेशा से इन तमाम इंडेक्स जो उन्होंने बना रखे हैं करप्शन के, उसमें हमेशा सर फहरिस्त होते हैं। और क्या कीजिए, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, तबादले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद न कभी ये ग्राफ कम हो सका है या इस नंबर से हम कभी इससे नीचे आ सके हैं, ना कोई ऐसी उम्मीद हमें नज़र आती है। और बड़ी अजीब अजीब मामलात हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी काबिलियत का जो पैमाना है जिसके ज़रिए ये मुंतखब होकर आते हैं, वही अगर आप देख लें तो इतने सारे उसमें नक़ाइस, और वो भी करप्शन की मुकम्मल तौर पर नज़र हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये सिस्टम की मरहून मिन्नत है, ये सारी चीज़ें जो जिसका हमें आज सामने है। और फिर आप जाके देखें इनकी कारकर्दगी का जो सबसे बड़ा आप समझ लें जो पैमाना है इनके इदारों के अंदर, आप जाके देखें वो जिस हाल में है। जब ये चार्ज लेते हैं उस वक्त कहाँ होते हैं, और जब ये छोड़ कर जाते हैं, जब इनको दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आप देखें कि उसमें कितनी और मज़ीद जो है वो अबतरी आती है। तो ये बड़ा आसान इसको जांचना है। तो बहरहाल ये सिलसिला हमेशा से चलता आया है, आगे भी जैसे मैंने कहा कि कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। और मुख्तलिफ दर्जनों के अथॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये समझ लीजिए कि शायद इतनी अथॉरिटीज़ दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती होंगी। इतने सारे निज़ाम पाए जाते हैं जहाँ पे कमिश्नर्स भी हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं, दुनिया की महंगी तरीन असम्बलीज़ भी चल रही हैं, दुनिया के महंगे तरीन हमने ब्यूरोक्रेट्स पाल रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सिफर ही रहा है। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है। माशी सूरत हाल का क्या कीजिए,
ओके, उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मज़ीद अपनी बात को जारी रखूँगा। हमारे मौजूद मेहमान टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, जो कि एक मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, और न सिर्फ तज्ज़िया और तबसरा करते हैं बल्कि इन मामलात को बड़े करीब से देखते भी हैं। फ़ारूक अफजल भाई को खुशामदीद कहूँगा। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई। फ़ारूक भाई, सुबह के वक्त आपको ज़हमत दे रहे हैं और यकीनन आप भी इन तमाम चीज़ों से नबरत आज़मा हैं, जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और न जाने क्या कुछ हो रहा है शहर कराची में। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। फ़ारूक भाई ये बताइए, अभी गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हो रही थी कि आदाद व शुमार जो पेश किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, अशारिये दिखाए जाते हैं, बड़े बेहतरीन नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हमने एक वो बना रखा है, बेंचमार्क, जिसको हम दिखाते हैं कि जी आप इसके अंदर देखें बड़ी गैरमामूली कारकर्दगी, ये सब कुछ अपनी जगह, इससे इनकार नहीं है। ताहम उसके बावजूद क्या आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है? यानी बेहतरी जब मैं कहता हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि क्या वाक़तन कारोबारी हलकों के अंदर भी ऐसा ही तासुर मिलता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और दूसरा जो सबसे बड़ा पैमाना है वो एक आम आदमी है, एक आम पाकिस्तानी, क्या आपको उसका मयार ज़िंदगी बेहतर होता नज़र आ रहा है? क्योंकि मेरी तो नज़र भी कमज़ोर है और मैं अब शायद देख भी नहीं पाता सही, लेकिन आप अगर देख पा रहे हैं तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, मेरी अल्लाह का शुक्र नजर बेहतर है। दूर जो मेरी बहुत अच्छी है, बेहतर। करीब की पढ़ने वाली नजर जो है ना वो थोड़ा कमजोर है। जी जी। तो अच्छा देखें, बात ये है कि बदकिस्मती आ रहे हमारे मुल्क की ये है कि हमने ना चाहते हुए भी जो स्टॉक मार्केट है उसको बैरोमीटर बना लिया कि जी इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। और ये लोगों को इल्म नहीं है कि ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है इनमें किन लोगों का पैसा है और किस तरह इसको जो है ना बेसिकली बढ़ा के और कॉस्मेटिक जो एक किस्म की जो होती है ना चीजें, तो आवाम को दिखाने के लिए कि जी बहुत अच्छे हालात हैं। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा है। लेकिन इन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, आप यकीन जानिए कि एक्सपोर्ट की फिगर्स आप देखें, अगर ओवरऑल आप लोगों का मयार जिंदगी देखें, कारोबारी सिचुएशन देखें, कारोबारी लोग बाखुदा बहुत परेशान हैं क्योंकि वो कारोबार की सूरत हाल अभी तक बेहतर नहीं हो पा रही है। देखिए अभी इंटरेस्ट रेट इन्होंने 23 से 13% किया है, लेकिन स्टिल वी नीड लाइक 5-7% तक होना चाहिए ताकि कारोबारी जो सिचुएशन है, जो देखिए लोग कैसे कारोबार में इन्वेस्ट करें। ये जब इतना बड़ा जब इंटरेस्ट रेट खड़ा होता है उनके सामने, उससे तो काम आप कर ही नहीं सकते ना, ठीक है ना। अभी अल्लाह लगे फिर आप देखें, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी टेक्सटाइल्स है। अब वो एनर्जी इंटेंसिव किस्म की इंडस्ट्री है और आज तक हम हमारी जो दरखास्त है कि भाई इसको सिंगल डिजिट में लेके आए, इसकी कॉस्ट को 9 सेंट से भी बेहतर करें। देखिए हमारे जो जितने कंपटीटर हैं उनकी कहीं 6 सेंट है, कहीं 4.5 सेंट है, ठीक है ना। तो हमारा आईपीपी का जो रोना हम रो रहे थे वो खामखा नहीं रो रहे थे हम कि जी आईपीपी ने पाकिस्तान का बेड़ागर्क किया, और जिन्होंने करवाया उनको किसी ने नहीं पूछा कि आपने इतने हाई रेट पे किया, आपने जनाब जिस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इस मुल्क का सत्यानाश नॉन प्रोडक्शन के ऊपर आप उनको अरबों दे रहे हैं, अरबों रुपया दे रहे हैं आप उनको, और उसके सारा जो बोझ है वो एक आम आदमी पे चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही। जो बिजली का बिल अगर तुम्हारा 12-13 हजार का आता था वो आज 50 हजार का आता है, ऐसा ही। तो आप बताइए मिनिमम वेज आपकी 37,000 है, सर आप 50 हजार में भी ना, मैं कहता हूँ किसी गरीब आदमी का चूल्हा जला के जिसके 2 बच्चे हों और वो रह रहे हों, बच्चे पढ़ भी रहे हों, खाना पीना किराया, आप मुझे गुजारा करके दिखा दें, मुमकिन नहीं, ठीक है, मुमकिन नहीं है। आज हमारे यहाँ असेंबलियों में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वजीरों के, एमपीएस, एमएनएस के, और ये कहा जाता है कि जी देखें हमारा तो गुजारा नहीं होता। खुदा का खौफ नहीं लोगों को ये बात करते हुए आता है, इनको मतलब कुछ शर्म आती है इनको कभी इस तरह बात करते हुए। ये 2 लाख 3 लाख से इन्होंने 15-15 लाख की सैलरी कर दी है, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है क्या कि अवाम के जख्मों पे यानी कि नमक छिड़क रहे हैं लोग, तो अवाम से ये मोहब्बत का तकादा करेंगे कि अवाम करके अवाम से मोहब्बत करें, तो मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम ये देखिए कि जो मयार जिंदगी जब बेहतर होगा यासिर भाई, जब कारोबारी जो सरगर्मियां बढ़ेंगी, जब पैसे की रोलिंग होगी, जब पैसे को आप देखिए, मैं जब 23% जब हो रहा था तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने पैसे को बजाय कारोबार में लगा के बैंकों में रख दिया, मनी को ब्लॉक कर दिया ना। बिल्कुल ऐसा। जब मनी ब्लॉक होती है, सर्कुलेशन में नहीं जाती है, तो मनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं होती, फिर बिल्कुल ऐसा ही पहुंचता नहीं है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी।
और पैसे की तकसीम जब तक नहीं होगी, मेरे पास, आपके पास, हर एक के पास, जब पैसा नहीं जाएगा तो सर मैं गुजारा कैसे करूंगा? मुमकिन नहीं, ठीक मुमकिन है ना? नहीं। तो ये कोई तरीकाकार नहीं था जो उन्होंने किया था। और अभी भी देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, आप यकीन जाने कि ये हम बाहर के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, भाई पहले जो डोमेस्टिक और लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो आप पहले एतमाद बहाल करें, वो तो आगे एक्सपेंडिचर की बात करें, वो तो आगे इन्वेस्टमेंट दोबारा सोचने की बात करें। तो बाहर वाला अपना आपका जो डोमेस्टिक और लोकल इन्वेस्टर है, he is not willing to invest more money in this country. People are flying out of this country. They are, you know, the money is flying out of this country. वो हुंडी के जरिए, किसी के जरिए। तो आपने वो ऐसा पुरइत्माद किस्म का माहौल पैदा नहीं किया कारोबारी नौयत का, लोग जो है यहाँ कारोबार करें, रोजगार कमाएं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसमें अभी तक कोई फर्क भाई, ये मैं जानना चाहूंगा, क्या ये हमारी प्रायोरिटी में कभी आ सकेगा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करें, जो कि पूरी दुनिया में होता है? हम तो बल्कि इतनी टाइटनिंग की तरफ जाते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे लोकल बिजनेसमैन है, कोई प्रोड्यूसर तो अब मैं किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करता, अब तो सिर्फ इम्पोर्टर्स ही हमारे पास हैं। जब हम इस किस्म की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम इतनी टाइटनिंग की तरफ जाते हैं कि उसको कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता, कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर वालों को? जैसा भी आप कह रहे थे, क्या कैसे उनको लेवरेज देंगे, कैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे? क्योंकि रीजन में जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होता चला जा रहा है, और हमारे अभी तो हमारा फिस्कल वो जो इम्बैलेंस है वही हम उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। ये कैसे मुमकिन होगा? हमारी प्रायोरिटी में आखिर होना क्या चाहिए, ये तो पता चले। देखिए यासिर भाई, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रू स्पिरिट के साथ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, रोजगार पैदा नहीं होगा, कारोबारी सरगर्मियां नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से इस मुल्क को इम्पोर्टिंग कंट्री बनाया जा रहा है। वो उसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं उसके अंदर। आप सोचें कि मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, मैं जान बाहर से मंगा रहा हूँ, मैं कॉटन बाहर से मंगा रहा हूँ, कपड़ा बाहर से मंगा रहा हूँ। यार हम पे तुफ है हमारे ऊपर कि मैं दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हूँ इस वक्त, कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हूँ, और मैं चीजें बाहर से मंगा रहा हूँ। मतलब हमारी तो कॉटन की प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। देखिए फ्राइडे इनको पूछे कितनी कॉटन की प्रोडक्शन आएगी, इनको ये पता भी नहीं होता। ये तुक्के देंगे इस दफा इतनी आएगी, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल फिगर्स इनके पास नहीं होते कि किसी चीज की सब्जी की कितनी अब आएगी, ये कौन सी चीज कितनी अब आएगी, क्योंकि कोई काम करने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए हमने पिछले दौर में ये कंसेशन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, ठीक है। आज आप ये देखें कि आप कोई भी किसी भी, आप कराची में, सिंध में तो कम अज कम ये है, आपको पता होगा कि हर चीज का रेट फिक्स हो चुका है रिश्वत का, कि ये आपने लेना है इतना रेट लगेगा आपका, फिक्स हो गया है। वो आप पैसे देंगे रिश्वत के तो आपको अगला काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इकोनॉमी को चलाने के लिए जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, रोजगार पैदा नहीं होगा। लोगों का हाल तो देखें, उसको कोई हाईलाइट नहीं करता। सारा मीडिया ने ब्लैकआउट किया है, लोगों को रोजगार के, लोग रो रहे हैं। खुदा की कसम बताऊं आपको मैं, एक वक्त की रोटी खाना आजाद हो चुका है। और हम कॉस्मेटिकली कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इनको खुदा का खौफ नहीं बात करते हुए। बिल्कुल लोगों का हाल तो देखें, क्योंकि कराची ऐसे शहर में, यार मैं बताऊं आपको, जहाँ के पहले होता था कि भाई फलाना सब जो अपना खाना खिला रहे हैं, वहां आज भी आप जाके देखें, लोगों का हाल देखें। लोगों का हमें प्रॉब्लम पता है क्या? देखिए गवर्नमेंट का काम ये है कि इनको उलझाए रखो इसी चीजों में, पानी, बिजली, रोजगार तलाश में, ताकि ये अपने मकसद पूरे करते रहें और अवाम को होश ना आए। और ये खुशनुबी से काम कर रही है वाला काम, ये बताऊं आपको मैं, कि काफी अच्छे से कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है 76 साल से यही काम हो रहा है कि किस तरह कॉस्मेटिक करना है और किस तरह आवाम को उलझाए रखना है। कभी लॉ एंड ऑर्डर में उलझाए रखो इनको, कभी पानी बिजली, कभी उसमें उलझाए रखो इनको। वो उस उलझावे को खत्म करने के लिए कोई भी जो नाम नहाज हमारे MP MLA बैठते जाके असेंबलियों में, एक भी काम नहीं करते। वो लोग एक भी काम नहीं करते। गवर्नमेंट का विजन नहीं है। जब अंगूठा छाप आप लोगों में बेचेंगे, जिनको ये पता नहीं होता, बिल पढ़ना नहीं आता, जो बिल की बहस नहीं कर सकते, यार ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को करोगे कि मुल्क के लिए क्या करेंगे वो लोग? तो हमारा जो अवाम के ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं हुक्मरान, वो भी अल्लाह का एक अज़ाब है मैं कहूंगा, यकीन जाने। क्योंकि हमारे अवाम के भी तो अमाल ऐसे है ना, ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं और हम खुशी को कबूल करके बैठे हुए हैं। क्या करें, बताइए मेरे को आप। बिल्कुल फारूक भाई, आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, यही कुछ हो रहा है। अब हमारे लिए एक चीज़, जब अब तो क्योंकि इंटरनेट का दौर है ना, अब इधर उधर देखते हैं, मौका मिलता है दीगर ममालिक में, हम जब देखते हैं कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट होती है या हो रही है, तो सोचने पे मजबूर हैं कि हम कहाँ फंस कर रह गए हैं।
क्यों हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा कि इन मामलात के ऊपर काम किया जाए, आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जाए, ताकि आप दुनिया में कहीं बात कर सकें, कहीं अपनी बात मनवा सकें। हमारी तो शायद तरजीहात में आज भी यही मामलात हैं कि अपना कैसे काम सीधा करना है, या हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे इक़्तिदार तक पहुँचेंगे, सारी कोशिशें और तवानाइयाँ इसी पे सर्फ हो रही हैं। किया क्या जाएगा फिर ऐसी सूरत हाल में? देखिए, आपको बताऊं, हमने सीपेक लिया, ये गेम चेंजर ना सिर्फ हमारे लिए, चाइना की तो है ही, हमारे लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर। इकोनॉमिक जोन बनाए, आप देखें इकोनॉमिक जोन में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, लॉ एंड ऑर्डर को कितनी प्रायोरिटी हम दे रहे हैं कि इतना हम पीस रखें, इतना कुछ करते हैं कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टर या चाइनीज वो भी आके यहाँ पर बैठ के काम करे और इन्वेस्ट करे। ठीक है, अब आप देखें कि इस वक्त मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रंप ने आने के बाद ऐलान किया कि चाइना पे वो 35% ड्यूटी लगाएगा। हमारी टेक्सटाइल की जो है एक्सेस यूएस मार्केट में उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए जी। ये दिस इज द राइट टाइम टू नेगोशिएट। हम ये नहीं खुदाना खासा हम चाइना को अल्लाह करे उनके हालात भी अच्छे हों, लेकिन हमें उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है कि हम नेगोशिएट करें, हमें अपनी मार्केट का एक्सेस दो, हमें ड्यूटी तुम आधी कर दो भाई हमारी चीजों की 5 साल के लिए। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट जैसे चलना शुरू हो जाएगी, लोग भरना शुरू हो जाएंगे, हमें मार्केट का एक्सेस मिलेगा, फिर हम कस्टमर को खुद ही रिटेन कर लेंगे। देखिए, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है वो बाखुदा खुद ही अपना, मैं कहूँगा, जहाज वाला काम करते हैं कि इन मुश्किल नामुमकिन हालात के बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। इतनी रिश्वतें, इतना रेड टेप, इतना करने के बावजूद आप सोचें, इनको सलाम करना चाहिए। आप यासर भाई जरा देखिए, दूसरे लोगों को विजिट करें और जरा पूछें कि हमें क्या मसाइल है, उनको क्या मसाइल है जी। देन वो लोग कि हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको सलाम करना चाहिए स्पीकिंग, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं हमें तो फायदे उठाने, लेकिन हमारे नेगोशिएटर हमारे ऊपर बैठे हुए उनको इससे कोई फिक्र नहीं है कि हमने किस तरह अपने जो हमारे जो इंटरेस्ट है, मुफादात हैं, उसको किस तरह तरीके से नेगोशिएट करें पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। दे डोंट थिंक लाइक दैट। और ये जब तक देखिए सिंसियर किस्म की, ऑनेस्ट किस्म की क़यादत नहीं आएगी इस मुल्क में, सही काम नहीं होना। ये वही लोग चले आ रहे हैं, आप देखिए 500 लोग हैं जो बार बार आते हैं, मुझे आपको सबको पट्टियां पढ़ाते हैं और फिर आगे दोबारा बैठ जाते हैं। एक भी तरक्की का काम नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि एक ऐसा पॉलिसी बनाई हो, ये तो बिजनेसमैन खुद तौर पर सारे काम करते हैं, खुद मार्केट ढूंढते हैं, हर चीज करते हैं कमर्शियल जाके, लेकिन गवर्नमेंट ना वैसी कंडीसिव एनवायरनमेंट देती है, ना वैसी ट्रेड पॉलिसी बनती है, ना ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनती है। जो बनती है उस पर अल्लाह का शुक्र है कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है। मुल्क की प्रायोरिटी इनकी जो है माशियत नहीं है सर, इनकी प्रायोरिटी होती है जब ये 5 साल और कैसे रहना है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो हमारे यहाँ हमेशा से यही सिर्फ कोशिश रही है कि ये जो टाइम है इसको कैसे गुजारा जाए, कैसे मुकम्मल किया जाए। फारूक भाई, ये बताइए कि क्या कभी ये सोचता हूँ कि अगर पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी हो तो शायद कोई नतीजा निकल आए, लेकिन यहाँ तो जो कुछ होता रहा है, माजी करीब के जो हालात और वाक़यात जो आपके और हमारे सामने, कंटिन्यूटी नहीं थी, वो तसलसल नहीं होता, तो इसकी वजह से भी हमारे मामलात। अब ये अगर तसलसल जारी रहता है, आपको लगता है, जैसा भी कुछ देर पहले आपने निशानदेही की ना, एक बड़ा सीरियस ये मामला है जो हमारा डिस्काउंट रेट का, इंटरेस्ट रेट का, ये अगर सिंगल डिजिट में आ जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी रहे, तसलसल रहे, तो आपको लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकता है? क्योंकि हमारे लिए जो डेट रीपेमेंट है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, और ये डेट सर्विसिंग हमारी ठीक होगी, इससे जान छूटे हम आगे दीगर मामलात की तरफ जाएंगे, तभी जाके मामलात बेहतर हो सकेंगे। आपको लगता है तसलसल अगर रहता है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, तो फिर भी हालात बेहतर हो सकेंगे? देखिए, मुझे शुरू से जब सदाका फॉल हुआ उस वक्त से लेके अपने होश की बता रहा हूँ, आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कोई एक दौर बता दें जब किसी ने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। वो नाजुक सूरत हाल कब खत्म होगी? वो नाजुक सूरत हाल पैदा करने वाले यही लीडर हजरात हैं। ये कंसिस्टेंसी नहीं रखते। देखिए, इनका काम यही है कि अगर ये अच्छे हालात हो गए, आवाम अच्छी होगी, तो हमें मुंतखब करना छोड़ दीजिए भाई। इनको मसरूफ रखो इन चीजों के अंदर। वो कभी भी ऐसी पॉलिसीज, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इस पॉलिसीज नहीं बनाते कि आवाम बेहतरी हो। आप देखिए, मैं कराची में रहता हूँ, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी देखा आपने? तो आप तो देखते हो, कराची में रहते हो, आप रोडों का हाल तो देखो, लोड शेडिंग का हाल तो देखो, आप मेरी गैस का हाल तो देखो। मतलब 15-16 घंटे गैस नहीं आती घरों में, पानी नहीं मिलता। पानी कई कई जगहों पे कराची के 70% को में पानी नहीं आ रहा सर। आप सोचें,
और टैंकरों में पानी जा रहा है, टैंकरों का हाइड्रेंट का काम सारा पड़ रहा है माशाल्लाह, वो माफिया पलट रही है, जबरदस्त जा रही है। तो ये जो कंसिस्टेंसी पड़ी, ये कि ये सख्त फैसले करने पड़ते हैं कि भाई ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ये उसको फिर इम्प्लीमेंट कराया जाता है, उसको फिर सख्ती से कराया जाता है। लेकिन वो सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने वाली क़यादत कहाँ से आएगी सर? सबके तो मामा चाचा फूफा बैठे हुए हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में इतने कनेक्टेड है, क्या उसमें सकते हैं? नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। शादी बेटी की, उसके बेटे की हुई है, उसकी बहन आया हुआ है, उसका मामा किया हुआ है, ये सारे कनेक्टेड आपस में, ये खानदान है जिनको आप बात सुने, ये बात बैठते हैं खाते पीते हैं, तो हम जैसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और बाहर ये बोलते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऐसा ही आपने तो आप देखिए हर जगह हर पार्टी में बड़े अखलाक से मिलेंगे, बड़े तरीके से मिलेंगे, जाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे। लेकिन बात ये इस तरह काम नहीं चलेगा सर। पाकिस्तान की माशियत बेहतर करने के लिए बड़े सख्त फैसले और तसलसल लाना पड़ेगा। नहीं फारूक भाई, ये जो सख्त फैसले आप जिसका तस्करा कर रहे हैं यहाँ, तो सख्त फैसलों की जो तशरीह है वो ये है कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया जाए, ये इनके सख्त फैसले हैं। वो जो इदारों के अंदर जो कुछ अभी जिसका आपने तस्करा किया है, जो कुछ हो रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर आप देख लें कि जब भी करप्शन की फहरिस्त जारी की जाती है हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। ये जो इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। चलें अगर आपके पास मान लें कि थोड़ी देर के लिए कि अगर मुखलिस और ईमानदार लोग आ भी जाएं, जो इदारों का जो हाल किया है इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए मैंने ये जब तक सजाओं का अमल नहीं होगा, पकड़ के पब्लिकली उनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, लोगों को ये बताया जाएगा कि यस हम स्टेप ले रहे हैं, लोगों को थोड़ा खौफ तो हो। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि आप हमारा जो निजाम है वो तो आप कहीं स्टे ऑर्डर ले लो तो वो चलता रहता है, आप इस बात को कर लो तो जज जो हैं जितने भी हैं वो उस किस्म के फैसले जल्द नहीं करते कि जिससे ये मामला फौरन सहल हो, ठीक हो और आवाम इंसाफ मिले। ये जब तक इन लोगों को पकड़ के सजाएं नहीं दी जाएंगी, उनका पूछना भी रहता बाद में सर जो मामले खराब होते हैं। कराची में नसरा टावर गया, आप मुझे बताइए जिसने ओके किया था गवर्नमेंट के अफसर ने, जिन्होंने सब काम उनको किसी ने उनको सजा दी? चलो जी बिल्कुल तो खराब था, बिल्डर ने तो जी ले लिया, लेकिन जिन्होंने रिश्वत लेके वो काम कराया था उनको किसी ने पकड़ा? नहीं पकड़ा ना। हमारे यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ जब तक ये सजाओं का अमल नहीं होगा, पकड़ के निजाम को देखिए जजा और सजा दी जाती है, ठीक है, मोटिवेशन किया जाता है, अच्छा उसको मोटिवेट किया जाता है पैसे देने अच्छे काम करने के ऊपर। हमारे यहाँ मोटिवेट किया जाता है बुराई करने, करप्शन करने के लिए कि भाई तुम इस तरह करो, ये तरीका अपनाओ, इसका पता नहीं चलेगा किसी को, इस तरह करो, ये दबाना किस तरह है। हमारे यहाँ पूरे इंस्टीट्यूट बन गए जो खाते हैं करप्शन करनी कैसे आपने भाई, ये देखिए इस तरह काम नहीं चलेगा। इस मुल्क का आगे का आवाज से बिगड़ा हुआ है सर। ये कुछ भी करने में आपको बता रहा हूँ, इस वक्त मायूसी की लहर है अवाम के अंदर भी, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी बहुत मायूसी है। और जो लोग भी जाते हैं यहाँ से, जो जानना चाह रहे हैं, मैं खुद लोगों को जो मुझसे पहले मांगते थे, मैं कहता नहीं अब नौजवान सबका जब पूछते सर क्या करें, अंकल क्या करें, मैं कहता हूँ यार अपॉर्चुनिटी मिलती है निकल जाओ। वो 4 साल से बैठा है, हाई डिग्री लेके बैठा है, वो 2 साल से बैठा है, वो मतलब अजीब हालत है नौजवान तबके की। नौजवान क्या करेगा? पाकिस्तान दुनिया का हाईएस्ट नंबर है नौजवानों का, मोर देन 60% 30 साल के। सर ये यासर भाई एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है इस मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है हमें उनको डेवलप करके इस कौमी धारे में उसमें उनको डालने, हमने उनको डेवलप करके, लेकिन नहीं करेंगे ये हमारी ये थ्रेट है। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल ठीक है। उसको असरात नहीं कर रहे उस चीज का, क्या ये अल्लाह ने हमको इतनी नौजवानों पे इंसानी वसाइल दिए हैं, वो हम उसको किस तरह फायदा खाएं? बिल्कुल ठीक है फारूक भाई, बताइए मुझे। जी फारूक भाई, आखिर में मैं वक्त क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा अब रह गया सेगमेंट का, मैं आपसे जानना चाहूँगा आने वाले साल 2025 के लिए क्या उम्मीद है, क्या पैगाम है, कोई उम्मीद की कोई किरण बाकी है? मैं चाहूँगा एक पैगाम भी दे दीजिए। जी देखिए, जब तक ये अवाम को सीधा करने वाली बात नहीं है, हुकूमत जो भी आती है, स्टेट जो है, तो वो जब तक खुद ठीक नहीं होगी सर मुल्क की मसाइल हल नहीं होंगे। ये आपको बता दूं मैं, यहाँ पर बहुत बड़ी अखलाक चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, मेहनत चाहिए, वो नहीं है। अगर ये ना हुई तो 2025 को क्या आने वाले तमाम सालों में हमारा यही हाल रहेगा जो अभी हाल है। अगर हमने अभी भी अपने आप को ठीक नहीं किया, हमने एग्रेसिव स्टेप्स लेने होंगे, बहुत एग्रेसिव स्टेप लेने होंगे चीजों को रोकने के लिए। इसी को ख्याल रखे बगैर काम करना होगा। अगर आप समझते हैं कि 2025 में हमारी इकोनॉमी, हमारे हालात कुछ बेहतर होना नजर आना शुरू हो, एक साल में कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी चाल अब ठीक है, हमारी जो है ना डायरेक्शन ठीक है, एंड डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। तो उसके लिए देखिए अभी से कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे अवामी उसके लिए और मुल्की मुफाद के लिए, तो जाके मसैल हल होंगे। अदरवाइज यासिर भाई मैं तो बड़ा मायूस हो चुका हूँ, पता मैं कितना सिर्फ कैलेंडर चेंज हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी मैं तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिर्फ 2025 आ जाएगा, बाकी वही मामला, वही रोना धोना, वही हर कुछ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा सर। चल ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। फारूक भाई मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब फारूक अफजल साहब बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े साफ लफ्ज़ों में। बातें यकीनन सख्त भी हैं, तल्ख भी हैं, लेकिन अब इसका सामना ज़रूरी है। और जैसे भी आखिर में बात हुई है कि खुदा ना करे कि मैं सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली तक ही हमारा जो है वो नया साल जो है वो महदूद रहे। वाक़तन जिन मामलात की अभी निशानदही की गई है उसके ऊपर अमल करना अब ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर हो चुका है। ये सबके मफाद में है। पहले तो ये कहा जाता था कि ये आपके मफाद में है अगर आप बेहतर करेंगे अवाम, लेकिन अब ये सबके मफाद में है। और इसकी जो बका है, ये सारा मामला है वो इससे जुड़ी हुई है। अगर आपने अभी भी अपने इंतज़ामी मामलात को ठीक नहीं किया तो फिर उम्मीद ना रखी जाए कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और अगली दफ़ा शायद इसी तरह से आपको जो है वो मौका मिल सकेगा। तो ये ज़रा गौरतलब बात है। आपके पास यकीनन टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम अब महदूद है। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट उसका आगाज़ होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।